दोस्तों इस वीडियो में हम वेस्ट बंगाल के बारे में जानेंगे और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको समझ आ जाएगा कि एक समय पर जितना समृद्ध बंगाल राज्य था वैसा भारत में तो क्या पूरी दुनिया में कोई नहीं था। सबसे पहले बंगाल के इतिहास के बारे में देखेंगे। बंगाल में सबसे पहले सेटलमेंट के सबूत पांडु राजर में 4000 साल पहले के मिलते हैं और लगभग 500 बीसी में यहाँ के लोगों ने घने जंगल और दलदल को खेतों में बदल दिया, जिससे पुंद्रनगर, चंद्रकेतुघर और वरी बटेश्वर जैसे बड़े शहरों का विकास हुआ। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस में मिले टेराकोटास में खेती करते किसान और दुर्गा की मूर्ति मिली है। भागदत्त जो महाभारत में मेंशन्ड है वो किंगडम ऑफ वंगा का ही राजा था और ये किंगडम इस बंगाल के रीजन में ही था। दोस्तों एंशिएंट बंगाल बहुत ज्यादा रिच था। यहाँ की पोर्ट सिटी तम्रलिप्त से इजिप्ट, ग्रीक, चाइना तक व्यापार किया जाता था और ये सब रोमन्स और ग्रीक सोर्सेस में मेंशन्ड है। और एक चाइनीज मोंग ने तो यहाँ पढ़ाई करते टाइम अपनी बुक में 20 से भी ज्यादा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के बारे में लिखा है। फिर 350 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र से मौर्यन एम्पायर की स्थापना करी। इसके बाद यहाँ 3rd सेंचुरी एडी में राज आया गुप्ता एम्पायर का और इसी एम्पायर में कुमार गुप्त ने 5th सेंचुरी में बनवाई नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसमें तिब्बत, चाइना, जापान से अनेक फॉरेन ट्रेवलर्स और स्टूडेंट पढ़ने आया करते थे। फिर साल 750 में राज आया पाल किंगडम का और ये वो टाइम था जब बंगाल में बुद्धिज्म का राइज बहुत तेजी से हुआ और पाल किंगडम में ही नालंदा यूनिवर्सिटी अपने ज्ञान के चरम पर पहुंच गई। और इसी किंगडम ने इस रीजन में यूनिवर्सिटीज का एक नेटवर्क बना दिया, जैसे विक्रमशिला, उदंतपुरी, जगतडला और सोमपुरा। और ये नेटवर्क इतना बड़ा बन गया था कि भारत के कई हिस्सों से और तिब्बत, चाइना, जावा, कंबोडिया, थाईलैंड और म्यांमार से हजारों की तादाद में प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी में लॉजिक, फिलॉसफी, साइंस, एस्ट्रोनॉमी और बुद्धिज्म पढ़ने के लिए आया करते थे। लेकिन यहाँ साउथ में एक सेन एम्पायर भी पनप रहा था और पूरे 400 सालों तक चले युद्धों के बाद अंत में पालक किंगडम को हराकर सेन एम्पायर ने यहाँ कंट्रोल ले लिया। तो 8वीं शताब्दी की शुरुआत में ही इस्लाम भारत आया व्यापार और अपने रिलीजन को फैलाने के इरादे से। और साल 1000 से शुरू हुए इस्लामी आक्रमण 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत स्थापित करके भी शांत नहीं हुए और 1203 में दिल्ली सल्तनत के ही जनरल बख्तियार खिलजी ने बिहार क्रॉस करके इस बंगाल एरिया के समृद्ध मंदिरों और बौद्ध स्तूपों को लूटा और हजारों सन्यासियों को कत्ल किया और इस खुशहाल राज्य को एक शांत और जलते हुए खंडरों के रूप में छोड़ दिया। खिलजी की ऐतिहासिक बदनामी पर तभी मोहर लग गई थी जब उसकी आंखों में हजारों प्राचीन ग्रंथों के जलने की लौ चमक रही थी। यहाँ के कुछ बचे हुए सन्यासी जो भी हाथ पड़ा वो लेकर तिब्बत और नेपाल चले गए। 1342 में शमशुद्दीन इलियासी शाह ने दिल्ली सल्तनत से अलग अपनी बंगाल सल्तनत बनाई। 150 साल तक चली इस सल्तनत में पहली बार बंगाल में बंगाली लैंग्वेज ऑफिशियल करी गई और इस रीजन को अब बांग्ला बोले जाने लगा। बंगाल का एरिया अब मुस्लिम मेजोरिटी बन गया था। लेकिन 15th सेंचुरी में एंट्री होती है हमारे प्रभु चैतन्य जी की, जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते करते पूरे बंगाल रीजन में हिंदुइज्म को रिवाइव किया। फिर साल 1576 में मुगल एम्पायर ने इस रीजन को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। लेकिन मुगल टाइम पर भी बंगाल का डाउनफॉल नहीं हुआ, जैसा हजारों सालों से होता आ रहा था। चाहे कितने भी न्यू रूलर्स आ जाएं, लेकिन व्यापार नहीं रुका। लोगों की स्किल्स हमेशा डेवलप्ड रहीं और उस टाइम पर बंगाल से इतनी ज्यादा मात्रा में मसाले और टेक्सटाइल यूरोप की तरफ एक्सपोर्ट होने लगे कि पूरे यूरोपियन सेलर्स में रेस शुरू हो गई भारत आकर व्यापार करने की। सबसे पहला पोर्चुगीज वास्को डी गामा भारत आता है और फिर उसके बाद फ्रेंच, स्पेनिश, डच और ब्रिटिशर्स पोर्चुगीज को फॉलो करते हुए इंडिया आ जाते हैं। 1690 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक छोटे से गांव कोलकाता में एक ट्रेडिंग पोस्ट सेटअप करती है। फिर कुछ टाइम बाद ही मराठा और मुगल्स में युद्ध शुरू हो गए और तभी बंगाल के नवाब इस एरिया को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। मराठास इतनी तेजी से जीत रहे थे कि उन्होंने नवाबों को घुटने पर ला दिया और नवाब उनसे बचने के लिए उन्हें $1 बिलियन हर साल दिया करते थे। और इधर ब्रिटिशर्स भी नवाबों से बंगाल का और एरिया डिमांड कर रहे थे और इन्हीं सब में बंगाल के नवाबों का दिमाग खराब होता है और बंगाल के ही एक नवाब सिराजुद्दौला पहले ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला करता है और फिर रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से 1757 में वापस अटैक करते हैं, जिसे बैटल ऑफ प्लासी कहा जाता है, जिसमें ये बंगाल के नवाबों को हरा देते हैं। और ऐसे ही अगले 100 सालों में धीरे धीरे 1857 तक ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर लेते हैं पूरे इंडिया पर। हजारों सालों से फलता फूलता बंगाल 1905 में ब्रिटिशर्स की चालाकी के कारण 2 हिस्सों में टूट गया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है और फिर तो पहली बार हिंदू और मुस्लिम बंगाल में आपस में लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के कारण। जो शिल्पकार मूर्तियां बनाते थे, जो कुशल लोग सूती वस्त्र बनाते थे, जहां से मसाले एक्सपोर्ट होते थे, अब ये रीजन धार्मिक लड़ाइयों में व्यस्त रहने लगा और जो कुशल कारीगरी भारत में सालों से डेवलप्ड हुई वो धीरे धीरे समाप्त हो गई।
और सबसे अंत की गहरी चोट बंगाल को ब्रिटिशर्स ने दी 1942 और 1943 के बंगाल फेमिन में। किसी टाइम पर अनाज से समृद्ध यहाँ के लोग खाना न मिलने के कारण सड़कों पर कंकालों के रूप में पड़े हुए थे। कम से कम 30 लाख लोग बंगाल में भूख के कारण तड़प तड़प कर मर गए। इस भुखमरी से बंगाल उबरा भी नहीं था कि तभी 1947 आजादी के समय बंगाल में कत्लेआम मच गया और आधे से ज्यादा बंगाल ईस्ट पाकिस्तान में जाने के कारण वो पुराना समृद्ध बंगाल इतिहास में ही खो गया। ज्योग्राफी। हिमालयस के साउथ में और बे ऑफ बंगाल के नॉर्थ में स्थित वेस्ट बंगाल टोटल 88,752 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। 10 करोड़ से भी ज्यादा आबादी वाला यह राज्य इंडिया का चौथा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। पश्चिम बंगाल अपना बॉर्डर 3 देश, ईस्ट में बांग्लादेश और नॉर्थ में नेपाल और भूटान के साथ शेयर करता है। वहीं 5 राज्य झारखंड, उड़ीसा, बिहार, सिक्किम और असम के साथ भी शेयर करता है। इसकी कैपिटल है कोलकाता, जो इंडिया की 3rd लार्जेस्ट मेट्रो सिटी है। दोस्तों, वेस्ट बंगाल में ही खूबसूरत दार्जिलिंग हिमालयन हिल रीजन है, जो ईस्टर्न हिमालयस माउंटेन रेंज का पार्ट है। वेस्ट बंगाल की मेन रिवर है गंगा, जो 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक ब्रांच बांग्लादेश में जाती है, जिसे पद्मा नदी कहते हैं, और दूसरी ब्रांच फर्दर डिवाइड हो जाती है हुगली और भागीरथी नदी बनकर। तीस्ता, तोरसा और महानंदा रिवर इसके नॉर्थन एरिया में बहती हैं और यहाँ से निकलती है दामोदर नदी, जिसे सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल भी कहते हैं, बाढ़ की वजह से। दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना गंगा डेल्टा वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। वेस्ट बंगाल में ही कुछ फेमस नेशनल पार्क्स भी हैं, जैसे सुंदरबन नेशनल पार्क, बक्सा टाइगर रिजर्व। इनमें से सुंदरबंस में ही बंगाली टाइगर्स पाए जाते हैं। कल्चर। दोस्तों, वेस्ट बंगाल की स्टेट लैंग्वेज बंगाली और इंग्लिश है और नेपाली लैंग्वेज केवल दार्जिलिंग में बोली जाती है। 2011 सेंसस के हिसाब से यहाँ 86% लोग बंगाली बोलते हैं, 5% हिंदी और बाकी के लोग अन्य ट्राइबल लैंग्वेजेस बोलते हैं। रिलीजन की बात करें तो 70% हिंदू, 27% मुस्लिम और बाकी 3% अन्य रिलीजन के लोग यहाँ रहते हैं। दोस्तों, नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही बंगाली लिटरेचर और म्यूजिक को एक तरह से पुनर्जीवित किया। और बंगाल के म्यूजिक आर्ट्स की बात करें तो भावल्या, श्याम संगीत और रविंद्र संगीत फेमस हैं। बंगाल में अनेकों महान आत्माओं का जन्म हुआ। स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद, परमहंस योगानंद, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे और अमर्त्य सेन जैसे और बहुत से महान लोग बंगाल में पैदा हुए। वेस्ट बंगाल के फेमस फोक डांसेस हैं ब्रिता डांस, टुसू डांस, गंभीर डांस, सेंथल डांस, चाउ डांस और बॉल डांस। और केंडुली मेला, गंगा सागर मेला, बंगाली नववर्ष, दुर्गा पूजा यहाँ के फेमस फेस्टिवल्स हैं। दोस्तों, अगर आप भी वेस्ट बंगाल से हैं और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो किस स्टेट पर बनाऊं वो भी सजेस्ट करें।